तो क्या हाल है यार तुम सबके। जैसा कि तुम्हें पता है हमने पिछली वीडियो में मियोसिस वन कंप्लीट कर लिया था और आज हम इस चैप्टर का दी एंड करेंगे। अब तुम यार बोर हो चुके होगे, मुंह लटका के बैठे होगे कि यार ये कितना बोरिंग चैप्टर है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ ये इस चैप्टर का लास्ट एपिसोड है। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब तुम्हारे इस लटके हुए चेहरे पे स्माइल लाओ और शुरू करते हैं यार आज का टॉपिक, जो कि है मियोसिस वन से अगला मियोसिस सेकंड। तो यार ये तो बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात, ये इस सिमिलर होते हैं माइटोसिस के, लेकिन ये उसकी कॉपी नहीं होता। जैसे कि तुम अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे सिमिलैरिटी देखते हो, वैसी सिमिलैरिटी है लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं है उसकी। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। और माइटोसिस जो है वो डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होती है हमेशा, लेकिन हमारी मियोसिस सेकंड जो होती है वो हमेशा हैप्लॉइड सेल्स के अंदर होती है। तो यार हैप्लॉइड सेल्स का तुम्हें मतलब पता होगा, अगर नहीं पता तो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि एनसीईआरटी में यार बिल्कुल अच्छे से बता रखा है। तो यार इससे जो अगला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। तो यार वो अगला पॉइंट का मतलब ये है कि जो डॉटर सेल्स फॉर्म करते हैं मियोसिस सेकंड के बाद, वो पेरेंट सेल और एक दूसरे से सिमिलर नहीं होती जैसे कि माइटोसिस में होता था। अगर इसे इंग्लिश में बोले तो ये होगा, डॉटर सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस सेकंड आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर एंड पेरेंट सेल्स। तो यार मियोसिस सेकंड में भी माइटोसिस की तरह सब स्टेजेस होते हैं, जिसमें से पहला स्टेज होता है यानी फेज प्रोफेज सेकंड, फिर उसके बाद मेटाफेज सेकंड, फिर उसके बाद एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। इस सब के आगे यार सेकंड लगाना मत भूलना, क्योंकि अगर नहीं लगाओगे तो इसका मतलब कुछ और ही निकलेगा। तो यार ये जितने भी सारे स्टेजेस हैं, ये सारे स्टेजेस सिमिलर हैं माइटोसिस की तरह, तो हम इन्हें डिस्कस नहीं करते और ना ही ये एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और नीट में तो बिल्कुल भी नहीं। नीट में यार कॉमन चीज़ें मतलब जो इम्पोर्टेंट होती है वो पूछी जाती है, ना कि ये सिमिलैरिटी वगैरह पूछ ली जाती है इसलिए। अब हम एनाफेज में बात करते हैं। एनाफेज सेकंड में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होता है वो स्प्लिट हो जाता है और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं वो सेपरेट हो जाती है एनाफेज सेकंड में। वैसे तो ये भी नहीं पूछते, लेकिन अगर पूछ लिया जाता है फिर भी हम कर सकते हैं। तो यार ये था हमारा कैरियोकाइनेसिस सेकंड, लेकिन अब हम करेंगे साइटोकाइनेसिस सेकंड। तो यार वो भी बिल्कुल ईजी है जैसे कि कैरियोकाइनेसिस था। तो यार जो आने वाले चैप्टर हैं वो तो इससे थोड़े से हार्ड हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है। जो साइटोकाइनेसिस सेकंड है ये भी माइटोसिस की तरह ही होता है एनिमल्स और प्लांट्स में। एनिमल्स में होता है सेल फूरों की हेल्प से, और प्लांट्स में होता है सेल प्लेट की हेल्प से, जिसमें फ्रेगमोप्लास्ट की अकरिंग या स्ट्रक्चर अकर करता है। तो यार अब हम सिग्निफिकेंस देखते हैं मियोसिस की। हम पूरे मियोसिस की देख रहे हैं, या इम्पोर्टेंस कह सकते हो तुम इसे। तो यार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो यार सबसे पहले हम इसका पॉइंट लिखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स नंबर को बिल्कुल अच्छे से मेंटेन रखता है। अगर हमारे क्रोमोसोम नंबर मेंटेन नहीं होंगे तो हमारा जो डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस है वो सही से मतलब अकर नहीं कर पाएगा, इसलिए। तो उसके बाद यार ये इंट्रोडक्शन करवाता है वेरिएशन का ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी कि नई नई स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करता रहता है। मियोसिस की हेल्प से ही होता है ये। और यार इसका जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको अलग ही लिख रहा हूँ कि यार ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल करने के लिए। अगर गैमेट्स नहीं होंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होती। तो यार ये थे इसके कुछ सिग्निफिकेंस, और मैं इधर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ। तो यार बहुत इम्पोर्टेंट है वो, इसलिए उसे ध्यान से अपनी आंखें खोलकर कान खोलकर ध्यान से सुनो। नंबर ऑफ meiotic डिवीज़न required to make x number of seed grains is x plus x upon में 4। तो यार
बस इसमें ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो एक तो पक्का आ ही जाता है, एग्ज़ाम्स में तो पक्का पूछते हैं, इसलिए मैंने करवा दिया। तो इसका यार सीधा सा फॉर्मूला है x+x/4। इसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेके बस इसे सॉल्व करना है। तो यार इसी के बेस पे अब हमें क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन भी यार बिल्कुल ईजी सा आएगा, मैं एक करवा देता हूँ, 2-3 की तुम घर पे प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। तो यार हाउ मैनी meiotic डिवीज़न रिक्वायर्ड फॉर 100 सीड्स फॉर्मेशन। तो यार अब जिसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करो और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो यार यहाँ पर हमारा 100 जो है ये x की वैल्यू है, बस यार वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर तुम्हारा आता जाएगा। 100 + 100/4, फिर उसके बाद 4 एलसीएम, 400 + 100 = 500/4। तो यार एक काटा पीटी करके 125 एक पूरा का पूरा कट जाएगा। तो 125 तुम्हारी म्यूटिक डिवीज़न आ जाएगी। तो यार इसमें थोड़ा बहुत मैथ्स भी है, अब ये मत सोचना बायो ले ली तो मैथ आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आएगी जो अब तक तुमने पढ़ी है। तो यार अब एक फ़ेज़ की हम बात करेंगे जो कि पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स में, जिसका नाम है इंटरकाइनेसिस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। एक गैप होता है, या इसे हम ग्रोथ फेज़ भी बोल देते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में। यानी कि ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में लाई करता है। अगर हम इसे और डीपली देखें तो एक स्टेज होता है जो कि टीलोफेज़ 1 से लेके प्रोफेज़ 2 तक चलता है। तो यार इसका जो पहला और दूसरे का मीनिंग एक ही है, बस हमने पॉइंट इसे 2 कर दिया अगर एग्ज़ाम में लिखने आ जाए। और यार इसके अंदर जो सेंट्रियोल्स के जो पेयर होते हैं वो भी रेप्लिकेट करते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, जो इसका आरएन सेल का आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज इसी फेज़ के अंदर होता है। आरएनए के फुल फॉर्म होते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जनरली पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। तो यार इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, नो डीएनए रेप्लिकेशन अक्कर इन दिस फेज। तो यार ये हमारा इंटरकाइनेसिस ख़त्म हो गया। अब हम हमारे लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है एमाइटोसिस और सेल डिवीज़न। इसमें भी इतना कुछ है नहीं, जितना हमने अब तक पढ़ा था बस वही है। थोड़ा सा और डीप में कर लेते हैं, इतना कर ही लिया तो। एमाइटोसिस और डायरेक्ट सेल डिवीज़न। तो भाई यार वीडियो में बने रहना, क्योंकि बस ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये सेल साइकिल और सेल डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले एमाइटोसिस और डायरेक्ट सेल डिवीज़न डिस्कवर किए गए थे रीमार्क जी के द्वारा। इस बंदे ने डिस्कवर करे थे, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। और ये प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, ओल्ड सेल्स, फीटल मेम्ब्रेन्स में अक्कर करता है। बस इसमें बस यही है। और इसके आगे 2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो तुम ध्यान से नोट करके लिख लो, क्योंकि वो पक्का आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में, और नीट में भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो यार वो 2 पॉइंट ये हैं कि इस मेथड के अंदर जो सेल का न्यूक्लियस वो एलोंगेट हो जाता है और डिवाइड अपने आप को कर देता है 2 डॉटर न्यूक्लियस में कॉन्स्ट्रिक्शन की हेल्प से। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में अगर इसे बोल तो, इन दिस मेथड न्यूक्लियस ऑफ सेल एलोंगेट्स देन डिवाइड इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियस बाय कॉन्स्ट्रिक्शन। तो यार जो अगला पॉइंट है वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसे भी ध्यान लगाकर सुनो, और मैं चाहता हूँ कि तुम लिख ही लो। आगे इस पे कोई भी मार्क लगा लेना, पक्का आएगा ही आएगा। इन दिस डिवीज़न नो स्पिंडल फॉर्मेशन, नो क्रोमोसोम फॉर्मेशन अक्कर्स। यानी कि कोई भी स्पिंडल फॉर्मेशन, कोई भी क्रोमोसोम की फॉर्मेशन नहीं होगी, और जो न्यूक्लियर एनवलप है वो हमेशा इंटैक्ट रहेगा। अगर तुम्हें इंटैक्ट का मतलब नहीं पता तो एनसीईआरटी भाई पढ़ना शुरू कर दो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। एनसीईआरटी में से लाइन टू लाइन एग्ज़ाम्स में या नीट में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो यार एमाइटोसिस डायरेक्ट सेल डिवीज़न के साथ हमारा एक चैप्टर ख़त्म होता है, और यार हमने इनका बहुत एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ लिए। तो यार इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।
वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके जाओ, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो बताओ, नहीं लगी तो भी बताओ। और भाई सब्सक्राइब के बटन को दबा दो और बेल आइकन जो आ रहा है उसको ठोक दो, ताकि तुम्हें मेरी लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाए या लेटेस्ट वीडियो के तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो यार बस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस हम आगे करेंगे हमारा अगला चैप्टर। तब तक के लिए यार मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे कूल।